मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी नोड़ा पार्ट से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ पर शुरुआत करेंगे कक्षा 11 के विषय रसायन विज्ञान में। ठीक है, हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं कार्बनिक रसायन की, यानी कि जो आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो एक आपका जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेकंड पार्ट है वाला, तो हम सेकंड पार्ट की जो बात करेंगे वो कार्बनिक रसायन के दौरान करेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, सही है, और इसके थोड़ा सा महत्व के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे इसके बारे में महत्व क्या होता है इसका, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, कैसे इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इसकी पूरा डिटेल से इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कार्बनिक रसायन की, सही है। तो थोड़ा सा और मैं पीछे चला जाता हूँ, फास्ट में चला जाता हूँ यहाँ पर इसकी बात करने से पहले कि जो रसायन विज्ञान था वाला, ठीक है, तो अपने पार्ट फर्स्ट में भी आपको इसके बारे में थोड़ा जाना होगा। जब फर्स्ट पार्ट था आपका तो उसमें भी जाना होगा कि जो मिस्र है उसकी शुरुआत थी वो वहाँ से हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है उसकी मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है, इसलिए उसको कीमिया बोला जाता है। तो कीमिया से ही शब्द पढ़ा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का ही जो नाम है वो क्या है, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट का हिस्सा था, तो यहाँ पर हमारा सेकंड है, और सेकंड के अंदर जो है हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, कार्बनिक रसायन की बात किया जाए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो कार्बन और उसके यौगिक हैं उनका अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात ये वाली है कि यहाँ पर कार्बनिक रसायन का नाम तो हमने लिया है, लेकिन कार्बनिक रसायन के अंदर कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो कार्बनिक रसायन के अंदर ना आकर के अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक का वर्णन भी कर देता हूँ उसके अंदर। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया। यहाँ पर मान लिया कोई साइनाइड अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पर HCl ले लिया, KCl ले लिया या NaCl। ठीक है, ध्यान दें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड है, आइसोसाइनाइड यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, साथ साथ कार्बोनेट हो सकता है कोई सा, जैसे Na2CO3। ठीक है, या बाइकार्बोनेट हो सकता है NaHCO3। सही है, तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये वाली है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोपोटेशियम साइनाइड है, यहाँ पर सोडियम साइनाइड है, आइसोसाइनाइड हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, इससे यहाँ पर हो जाएगा वाला साइनाइड है वाला CnR। ठीक है, इसमें आइसोसाइनाइड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोनेट आ गया, कोई बाइकार्बोनेट हो। तो इनको छोड़ करके, सही है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे सभी के अंदर कार्बन है, यानी कार्बन यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है और इसके अंदर भी है। सही है, तो कार्बन तो इसमें सब में है, लेकिन इन यौगिकों को जो है कार्बनिक के अंदर ना मान करके इनको कहाँ माना जाता है, अकार्बनिक के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों, ठीक है, लेकिन इन यौगिकों को छोड़कर, सही है, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है इन यौगिकों को छोड़कर। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर, या हम शुरू में भी लगा सकते हैं। सही है, ये लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट को छोड़कर, ठीक है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, वो क्या हो गया, इसकी परिभाषा हो गया। अब थोड़ी सी बात इसमें जानने लायक ये वाली है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसके अंदर क्या था कि जो यौगिक थे वो अकार्बनिक वालों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और कार्बनिक वालों पर कम ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अब उसकी वजह बताया था, उसकी वजह क्या है।
उसका कारण ये वाला था कि वहां पर जब शुरुआत थी तो वहां पर अकार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता था, जबकि जो कार्बनिक यौगिक थे वो प्रयोगशाला में नहीं बनते थे। सही है। इसीलिए जो बर्जीलियस था उसने एक धारणा बना दी थी वाली, जिसका नाम आपने शायद सुना भी हो पहले हाई स्कूल के दौरान, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, यानी कि विटर फोर्स थ्योरी की बात की थी उसने बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के बनने के लिए जैव शक्ति आवश्यक है। यानी कि अगर मैं इसको अपनी आम भाषा में इसकी बात करूं कि उसके कहने का मकसद क्या था, तो उसके कहने का मतलब ये वाला था कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसको मनुष्य प्रयोगशाला में नहीं बना सकता, वो कुदरती तौर पर बनते हैं। ठीक है, यानी कि जैव शक्ति यानी कि कोई जीवित शक्ति उसके लिए आवश्यक है। सही है। उसी का एक शोध शिष्य था, यानी कि वहां पर फ्रेडरिक मतलब जो फ्रेडरिक बोहलर था, जो उसका शिष्य था, शोध शिष्य था वहां पर। ठीक है, जो उसके पास रह करके शोध कर रहा था, ठीक है, रिसर्च कर रहा था, तो वो जो साइलेंट था उसके गुणों का अध्ययन कर रहा था। ठीक है, तो उसके दौरान क्या हुआ, तो वहां पर यूरिया बन गया था। तो जब यूरिया बना वहां पर, ठीक है, तो वो कैसा था, कार्बनिक यौगिक था, क्योंकि उसकी खोज मूत्र में पहले ही प्रिस्टले ने कर दी थी। ठीक है, तो कैसा यौगिक था, कार्बनिक यौगिक था। जबकि बर्जीलियस ये कह रहा था कि भाई किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक क्या था, वो प्रयोगशाला में बना। सही है। तो वहां से क्या होगा कि जो उसने धारणा बनाई थी, यानी कि सिद्धांत दिया था वाला विटर फोर्स थ्योरी का, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत का, उसका खंडन हो गया और पहली बार प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण हुआ। किसका हुआ, यूरिया का, यानी कि NH2CO NH2 का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। फिर धीरे धीरे जो है और कार्बनिक यौगिक भी बनने लगे। कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में संभवतः आप सब जानते भी होंगे, जैसे मान लिया यूरिया के बारे में आप अच्छे थोड़ा सा परिचित होंगे वाले, और एसिटिक एसिड के बारे में आप परिचित होंगे। मैं कुछ यौगिकों के नाम बोल देता हूँ उसमें। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड के बारे में थोड़ा सा परिचित होंगे। ये जो सिरका होता है हमारा, ठीक है, सिरके के अंदर जो खट्टापन होता है वाला, वो एसिटिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही होता है। और यूरिया जो हम अपने मूत्र के दौरान इस यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। सही है। इसके साथ साथ कुछ और अम्ल भी हैं एसिड वाले, या कुछ और कार्बनिक यौगिक भी हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। बहुत से मतलब यौगिक भी इनके महत्व का वर्णन भी करेंगे। ठीक है, कि जो हमारे आसपास पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनका महत्व क्या क्या है, और कार्बनिक रसायन का महत्व कहाँ पर आता है। तो थोड़ी सी देखने लायक बात ये वाली होगी कि हम अपने आम जीवन में भी कार्बनिक रसायन का काफी महत्व होता है। और जितने भी हम चीजें खाते हैं, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा, ठीक है, प्रोटीन के रूप में हो, वसा के रूप में हो, जितनी चीजों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, वो सब कार्बनिक चीजें ही होती हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन के अंदर ही आती हैं, और वो कैसे हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। जैसे मान लिया थोड़ा सा अपनी हंसी लेने के, हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान क्या होता है, हम जो रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, तो किस रूप में वाला स्टार्च के रूप में खा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारे मुंह में पहुंचता है वाला, मुंह के बाद पहुंचने के बाद क्या होता है, उसका पाचन क्रिया जो है शुरू हो जाती है। मुंह में पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर लाल ग्रंथियां होती है, इसमें टाइलिन एंजाइम होता है वाला, जो उस स्टार्च को किसमें तोड़ रहा है वाला, शर्करा के रूप में तोड़ देता है। फिर अंदर जाने के बाद शर्करा भी जो है फिर वो टूट करके, ठीक है, फिर वो हमें अंदर जाने के बाद ऊर्जा देने का काम करती है। सीधे तौर पर हम ग्लूकोज का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, ठीक है, वो भी क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है, और क्या काम है, वो कैसा है, कार्बनिक यौगिक है। तो चाहे वो ग्लूकोज के रूप में हो, फ्रक्टोज के रूप में हो, या फिर हम चीनी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या, वो डाइसैकेराइड है। चीनी जो है वो डाइसैकेराइड है। इसके बारे में आगे जानेंगे सबके बारे में। तो वो क्या है, एक डाइसैकेराइड के रूप में। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ये आ गया खाने वाली जितनी भी चीजें वाली, ये जो हम खाते हैं, चाहे वो केक हो या कुछ भी हो, रोटियां खाते हैं वाला, तो सब क्या है, सब कार्बनिक पदार्थ है। दवाइयों के रूप में जिनका हम प्रयोग ज्यादातर करते हैं वाले, ठीक है, चाहे वो जैसे पैरासिटामोल हो, या कोई जैसे मतलब एक तो बुखारनाशक हो गई वाले, हल्की दर्दनाशक भी होती है वाली, यानी कि एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दोनों को रखती है। ठीक है, और विशेष रूप से एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती है, यानी कि बुखार के लिए उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, हल्के दर्द में प्रयोग की जाती है।
तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मतलब सभी ज़्यादातर सभी दवाइयाँ वो कैसी हैं, वो सब कार्बनिक प्रकृति की हैं, ठीक है। तो इसका जो महत्व है वो किसमें है, यानी कि औषधि